हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रत्ना सागर पब्लिकेशन क्लास 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 2 सेक्शन 1 आर्ट्स एंड रॉक्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा और इससे पहले कि इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूं, मैं बता दूं कि ऑलरेडी यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें, क्लास 8 रत्ना सागर, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ में ग्रामर्स की वीडियोस के सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, आप उनको भी विजिट करके चेक कर सकते हैं। चलिए खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो आपको यूजफुल लगे, इंपॉर्टेंट लगे, मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो के एंड पे आप लोग कमेंट जरूर किया करें। इससे मुझे एक मैसेज मिलता है कि वाकई में बेटा मेरी ये जो मेहनत है आपके लिए यूजफुल प्रूफ हो रही है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है आर्ट रॉक्स, तो यहाँ पे आर्ट रॉक्स का मतलब ये है, यहाँ पे रॉक्स पे आर्ट कलाओं की बात की गई है। तो कैसे ये लिंक्ड है इस चैप्टर में, कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली जो चैप्टर दिया गया, चैप्टर एक ट्रेवलॉग है। ऑलराइट, सो दिस ट्रेवलॉग इज ऑल अबाउट भीमबेटका। भीमबेटका एक गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, तो डिटेल में भी आगे हम जानेंगे। जो ट्रेवलॉग है जो कि भीमबेटका के बारे में है एंड द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर। और ये भीमबेटका क्या है, एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है, यानी कि जो होमिनिड्स हुआ करते थे, जो आदिवासीज हुआ करते थे। और प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है वो इतिहास जिसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है, उसे हम लोग प्री हिस्टोरिक कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम का एक ये रॉक शेल्टर है, यानी पत्थरों का बना हुआ एक गुफा है जो कि मध्य प्रदेश में है। वेयर अर्ली ह्यूमंस पेंटेड सीन्स, जहाँ पे जो आदिवासी थे उन्होंने कई सारे पेंटिंग्स कर रखी है फ्रॉम देयर लाइफ, जो कि उनके लाइफ से रिलेटेड है, एंड देयर वर्ल्ड, उनका संसार कैसा था उससे रिलेटेड है। भीमबेटका एज द ऑथर रियलाइज, और जो भीमबेटका इसके बारे में ऑथर ने क्या रियलाइज किया, इज एन एप इंस्पायरिंग गैलरी डिस्प्लेइंग आर्ट दैट डेट्स फ्रॉम पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या होता है, द अर्ली स्टोन एज, यानी जब ह्यूमन बींग्स ने पत्थरों के बारे में, पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था, उसे बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। तो बेसिकली यहाँ पे राइटर का मानना है कि ये जो गुफा है, जो भीमबेटका, ये अपने आप एक बहुत ही सरप्राइजिंग और इंस्पायरिंग गैलरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी फोटोज है, कई सारी पिक्चर्स हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्ट का एग्जाम्पल लिया गया है, और जो किसके बारे में हमें बताती है, डेट्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज के बारे में बताती है। और कहाँ तक ले जाती है, टू द मेडिवल, यानी मिडिल एज, मध्यकालीन जो हिस्ट्री थी वहां तक की हिस्ट्री वहां पे पिक्चर्स देखने को मिलती है। एंड ऑल ऑन वन स्टोन कैनवास, और यहाँ पे पोएट पूरे जो शेल्टर है पत्थर का बना हुआ, यानी कि भीमबेटका, उसको कैनवास बोल रहे हैं। तो एक ही पत्थर पे, एक ही उसी गुफा के अंदर कई सारे एजेस के लोग आए और उन्होंने अपने अपने टाइम के, अपने अपने लाइफ और अपने अपने वर्ल्ड से रिलेटेड पिक्चर्स को वहां पे डिपिक्ट किया है, दर्शाया है, और उसी से वो बहुत इंप्रेस्ड हुए और वहां पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आगे क्या कहते हैं, वी फाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड व्हेन पीपल वर हंटर्स। तो वो कहते हैं कि वहां पे हमें वो सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जब लोग शिकार किया करते थे, गैदरर्स, इकट्ठे होकर के, एंड टू द टाइम, उस समय तक की बात भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा, प्रूफ्स मिलेंगे, व्हेन आयरन टेक्नोलॉजी हैड बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट, जब ह्यूमन बींग्स ने लोहे की तलाश कर ली थी, खोज कर लिया था, और लोहे को भी बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज किया जाता था। उस टाइम तक का पूरा डिटेल, पिक्चर्स, लाइफ, सब कुछ उस भीमबेटका गुफा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। A study of these paintings, और उसके अंदर ये जो पेंटिंग्स बनी हुई है, gives us an insight into the activities of prehistoric people, और बताते हैं जो पेंटिंग्स हैं कहीं कहीं हमें दृश्य दिखाती हैं, एक आइडिया देती है कि जो प्री हिस्टोरिक जो लोग थे, वो जो होमिनिड्स थे, होमिनिड्स लोग की एक्टिविटीज कैसी थी, देयर क्लोथिंग्स, उनके कपड़े कैसे हुआ करते थे, एंड द एनिमल्स दे हैड, कौन कौन से एनिमल्स उनके वो पाला करते थे एज अ पेट एनिमल, एंड न्यूमरस अदर फैसेट। फैसेट मीन्स होता है पहलू, और भी न जाने कई सारे पहलुओं के बारे में, उनके जो डेली लाइफ से रिलेटेड होती थी, ये सारी जानकारी हमें भीमबेटका गुफा के अंदर जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनको देखने के बाद स्टूडेंट्स पता चलता है। अब ये तो केवल एक इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे
इस स्टोरी को। बेसिकली ये स्टोरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये एक आर्टिकल है और एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको इजी लगने लग जाएगा। पहली बार में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कहानी नहीं दी गई, केवल स्टोरी नहीं दी गई जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी। तो थोड़ा सा अटेंशन के साथ इसको एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देखिएगा, देन आई एम सो श्योर कि आपको सारा कुछ, आपके सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगे, ईजिली ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट होती कहानी की, फ्रेश फ्रॉम द बुक लॉन्च ऑफ इजलाल माजिद। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली जो इसके राइटर है, नरेटर है, वो मध्य प्रदेश गए हुए थे। तो मध्य प्रदेश में था क्या कि एक बुक लॉन्च सेरेमनी थी, और किसकी बुक लॉन्च हो रही थी? इजलाल मजीद की स्टनिंग न्यू पोएट्रीज कलेक्शन इन भोपाल, यानी भोपाल में उनके नई नई पोएट्रीज के जो कलेक्शन थे वो उनका लॉन्च होना था, वहीं पे राइटर गए हुए थे। और वो कहते हैं कि आई फाइंड माई सेल्फ गेजिंग एट द रॉक शेल्टर्स। वो कहते हैं कि जब मैं वहां पे गया फिर मेरी नज़र किस पे पड़ी? भीमबेटका पे पड़ी, यानी भीमबेटका वो घूमने गए होंगे और वहां की पिक्चर्स को जब उन्होंने देखा तो पिक्चर्स को देखकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती हैं और कहते हैं कि मर्मरिंग हिज वर्सेसेस, और साथ ही साथ में वर्सेसेस मतलब होता है पोअम, कविताएं होती हैं, और मैं वहां पे इतना मंत्रमुग्ध हो गया था, साथ ही साथ मैं उसकी कविताएं भी बार बार इजलाल माजिद की गा रहा था, गुनगुना रहा था, और वहां के जो पिक्चर्स है उनका भी आनंद में ले रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी। आगे वो कहते हैं कि फॉर इंडीड, वास्तव में, देयर इज समथिंग सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो आपको लाइक मोटिवेशन दे, इंप्रेसिव हो, अबाउट दिस प्लेस, यानी कुछ तो इंस्पिरेशनल होगा इस जगह के बारे में वो कह रहे हैं। यानी ये जो भीमबेटका जगह है वो बहुत इंस्पिरेशनल उन्हें लगती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं लुकिंग एट द ऑक्चर एंड फायर इंजन रेड पेंटिंग ड्रॉन बाय द ह्यूमन हैंड्स सेवरल थाउजेंड ईयर्स। उन्होंने देखा क्या कि वहां पे जो पेंटिंग्स बनी हुई थी वो ऑर्चर एंड फायर इंजन, यहाँ पे यानी कि ऑर्चर मतलब बेसिकली गेरुए रंग को कहते हैं, एंड फायर इंजन रेड, यानी कि काफी डार्क रेड कलर के से वहां पे पेंटिंग्स की गई थी। और जिसको किसने पेंटिंग किया था? ह्यूमन हैंड्स ऑफ सेवरल थाउजेंड ईयर्स को, यानी कि कई हजारों साल पहले जो लोग थे उन्होंने अपने हाथों से इस पेंटिंग को किया था, और इसमें इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से कलर को बिखेरा हुआ था जो देखने में बहुत ही ज्यादा उन्हें अट्रैक्टिव लग रही थी। इसीलिए वो कहते हैं वो जो जगह थी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग थी। और साथ में उन्होंने वहां पे और क्या क्या देखा? वो कहते हैं वहां पे स्पॉटिंग अ बुफेलो, यानी कि आप वहां पे पिक्चर्स को देख रहे हो, क्या 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 कह रहे हैं कि वहां पे बुफेलोस की पिक्चर्स बनी हुई थी, और डियर की पिक्चर बनी थी, एंड सीइंग हाउ आवर अर्लीस्ट एंगस्टर फॉट। साथ में मैंने ये भी देखा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे फाइटिंग किया करते थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा कि उनकी भी पिक्चर्स वहां पे बनी हुई थी, किस प्रकार से वो लड़ाई ग्रुप में होकर के किया करते थे। साथ ही साथ सैंग, यानी उनका गाने गाते हुए समय की भी पिक्चर्स वहां पे ड्रॉ की गई है, एंड प्लेड, कैसे खेला करते थे। इन सब चीजों को मेक्स भीमबेटका अ सिंगुलरली अनयूजुअल प्लेस। और ये सारी चीजें जो वहां पे हैं, ये सारी चीजें ही भीमबेटका गुफा को अपने आप में इकलौता बहुत ही एक्सेप्शनल जगह बनाता है, क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां से हमें अपने पूर्वजों के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अब आगे वो बता दें कि एन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो ये हिस्ट्रीज के जो भी प्लेसेस होते हैं जिनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, खोज करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, पुरातत्वविद्या बोलते हैं। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट कौन? विष्णु श्रीधर वाकंकर chanced upon these rock shelters in 1957 while traveling by train to भोपाल। तो कह रहे एक्चुअली हुआ क्या था कि बाय मिस्टेक इस जगह को किसके द्वारा खोज लिया गया था? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे विष्णु श्रीधर, जिनके द्वारा तलाशा गया। वो भोपाल ट्रेन से जा रहे थे और तभी उनकी नजर इस गुफा पे पड़ती है और तभी इसकी तलाश उनके द्वारा कर ली गई। और आगे भी बताते हैं कि ये जो गुफा है हिडन इन अ डेंस मतलब कहते हैं बहुत ही ज्यादा घना। तो ये जो गुफा थी बहुत ही ज्यादा घने जंगलों में छिपी हुई थी। ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जिसको भेदा नहीं जा सकता, यानी जहां पे लोगों का जाना बहुत इजी ना हो, आसान ना हो, बहुत ही डिफिकल्ट हो। फॉरेस्ट इनहैबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स, कहते ये जो अभेद जो जंगल था जो कि बहुत ही ज्यादा घना था, पहले ये वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों का निवास स्थान था। एंड दीज शेल्टर्स, ये जो शेल्टर्स ये जो गुफाएं हैं, हैड लॉन्ग फाउंड मेंशन इन द पॉपुलर कल्चर ऑफ द
आदिवासीज। और यहाँ पे किसके कल्चर्स देखने को मिलते हैं? जो आदिवासीज थे उनके कल्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा, और आगे वो बताते हैं जब यहाँ बुद्धिस्ट एरा, जो यानी बुद्ध काल जब चल रहा था, एरा मतलब युग होता है, सम स्तूपास वर बिल्ट इन द वेन सिटी, इसके आसपास इर्द गिर्द कई सारे स्तूपास भी बना दिए गए थे। एंड द रीजन बिकेम एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट लोर, और इसलिए ये रीजन बुद्धिस्ट बुद्ध काल का जो लोर था उनकी प्रख्याति थी उससे भी कहीं कहीं रिलेटेड है। आगे वो एक कहानी और बताते हैं कि द नेम भीमबेटका, जो इस गुफा का नाम भीमबेटका पड़ा, हाउ एवर इज एसोसिएटेड विद भीमा, जो कि किससे लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है? भीमा से जुड़ा हुआ है, जो कि एक वॉरियर प्रिंस थे महाभारत के, एंड नोन फॉर हिज इमेंस स्ट्रेंथ, जो कि अपनी बहुत ही ज्यादा पावर के लिए जाने जाते थे। कहीं न कहीं उनसे भी इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि जो द वर्ड भीमबेटका है इज सेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम भीम बैठका, वास्तव में इस शब्द को भीम बैठका से लिया गया है, यानी कि पहले ये भीम बैठका के नाम से जाना जाता था और समय के साथ साथ ये भीमबेटका इसको प्रोनाउंस किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग ऑफ बैठका है कि अ सिट डाउन और सीट, यानी कि ऐसी जगह जहां पे लोग बैठका करते हैं, बैठते हैं। यानी कि ये किसका बैठका था? ये भीमा, जो कि महाभारत के एक बहुत ही पावरफुल प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनका ये बैठका हुआ करता था। आगे वॉकंकर जी और कुछ शेयर करते हैं अपने आर्टिकल में, जब उन्होंने इस प्लेस को ढूंढा कि वॉकंकर्स सेरेंडिपिटस डिस्कवरी ब्रॉड द 700 ऑड रॉक शेल्टर्स। वो बताते हैं कि जब उन्होंने इसको ढूंढा, इसके साथ ही साथ 700 और भी शेल्टर्स को उन्होंने ढूंढा, यानी कि जो ये रॉक तो मिला ही मिला, इसके साथ साथ इर्द गिर्द और भी 700 शेल्टर्स ढूंढे गए, स्प्रेड ओवर 10 किलोमीटर्स, और लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में ये सारे जो शेल्टर्स है वहां पे बिखरे हुए थे, बने हुए थे। एंड द स्टनिंग पेंटिंग्स इन रेड एंड व्हाइट, और इन सभी में क्या थे? बहुत शानदार पेंटिंग्स की गई थी रेड और व्हाइट कलर में, विथ ओकेजनल फ्लैश ऑफ येलो और ग्रीन, जिसमें बीच बीच में आपको येलो और ग्रीन कलर भी देखने को मिलेगा। एंड टू वर्ल्ड अटेंशन, और संसार का जब इस पे अटेंशन की बात की गई तो कॉजिंग यूनेस्को टू डिक्लेयर देम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1970। जब संसार का अटेंशन, पूरी दुनिया की नजर इसकी तरफ गई, तब यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया 1970 में, यानी विश्व विरासत में इसको शामिल कर लिया गया। अब अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो आगे नरेटर बता रहे हैं कि सिचुएटेड 45 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, ही भोपाल से 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, एट द साउथर्न एज ऑफ द लो लाइंग हिल विंध्याचल हिल्स, यानी कि विंध्याचल हिल्स के जो बेस हैं उसके आसपास ये सारी गुफाएं पाई जाती हैं। एंड दीज रॉक शेल्टर्स आर मेड ऑफ मैसिव सैंडस्टोन रॉक्स बैलेंस्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म अ नेचुरल शेल्टर फ्रॉम सन, विंड एंड रेन। और आगे बताते हैं जो शेल्टर, ये जो गुफाएं बनी हुई हैं सैंडस्टोन रॉक की बनी हुई हैं, जो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस होकर के एक प्राकृतिक शेल्टर का निर्माण करती हैं, जो सूरज से, विंड हवाओं से और रेन बारिश से, जो आदिकाल यानी कि जो पूर्वज लोग हुआ करते थे, हमारे यंगस्टर्स यानी कि आदिवासीज, होमिनिड्स, उनकी ये रक्षा करता था। आगे चलते हैं ना, आगे भी बता रहे ऑन द स्मूथ अंडर साइड of the rock faces we find painted scenes from the ancient past showing the earliest traces of human life in India। आगे मेंशन कर रहे हैं कि उसका जो स्मूथ सरफेस था, जो चिकना हिस्सा है अंदर का, जो रॉक फेसेस यानी जो चिकनी वाली सतह है, वहां पे कई सारी ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो कि एंशियंट पास्ट जो पुराने समय से रिलेटेड हैं, और जो ह्यूमन लाइफ, भारत में जो ह्यूमन लाइफ थे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि पहले जो प्रजातियां थी वो कैसे सरवाइव करती थी, उनका कल्चर क्या था, उनके तौर तरीके क्या थे, उनके बारे में, उन प्रजातियों के बारे में हमें वो सारे पिक्चर्स जानकारी देती हैं। और यहाँ पे साइंटिस्ट का क्या मानना है? साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज रॉक शेल्टर्स की, उनका ये मानना है कि ये जो रॉक शेल्टर्स हैं डीप इन द फॉरेस्टेड हर्ट, जो काफी गहराई में यानी काफी जंगलों के अंदर बनी हुई है, ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर इनहैबिटेड बाय होमिनिड्स मोर देन 1 लाख ईयर्स एगो। यहाँ पे ये जो है लगभग 1 लाख साल पहले होमिनिड्स यानी कि जो हमारे जो लाइक पूर्वज थे, इन द सेंस कि जो आदिवासीज थे, ये उन लोगों का निवास स्थान था।
और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं द रॉक पेंटिंग्स 1 लाख साल पहले तो वहां पे होमिनिड्स रहा करते थे, यानी कि आदिवासी रहते थे। एंड इसके अंदर जो पेंटिंग की गई है वो बताते हैं द रॉक पेंटिंग्स फाउंड हियर आर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ईयर्स एगो, 30,000 ईयर्स ओल्ड, और लगभग 30,000 साल ये जो पेंटिंग्स हैं ये लगभग 30,000 साल पुरानी है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सरप्राइज होना चाहिए कि सोचिए आज से 30,000 साल पहले का कल्चर कितना या कैसा रहा होगा। एंड बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक एज, और ये कौन से एज से बिलोंग करता है? ये पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करता है। कौन सी चीज है? वो जो पिक्चर्स बनी हुई है वो पैलियोलिथिक एज की है। आगे क्या बताया गया है कि अ क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर्स इज कॉल्ड द जू, और ये जो शेल्टर है ना, ये रॉक शेल्टर्स, इनका जो पूरा झुंड है इसको वास्तव में जू भी कहा जाता है। जू क्यों कहा जाता है भाई? यहाँ पे सिंपली आदि मानव के साथ साथ कई सारे एनिमल्स भी रहते थे उस समय, कई सारे पक्षी, कई सारे जानवर साथ में रहा करते थे, इसलिए इनको हम जू भी कहते हैं। एंड पेंटेड, और रीजन ये भी कि भाई वो जो गुफाएं, गुफाओं के अंदर कई प्रकार की पिक्चर्स, कई प्रकार के एनिमल्स की, बर्ड्स की, ह्यूमन बींग्स की, सबकी वहां पे जो है पिक्चर्स ड्रॉ की गई है, तो इस सेंस से भी यहाँ पे इसको जू कहा गया है। नाउ आगे, पेंटेड डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम द मेसोलिथिक टू द मेडिवल एजेस, और आगे बता रही है जो रॉक्स हैं इसमें केवल किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे पिक्चर नहीं बनाएगी, बल्कि मेसोलिथिक एज से लेकर के मेडिवल एज तक इसमें पिक्चर्स, लोग जो जनरेशन, जो पीढ़ियां आती रही, पिक्चर्स बनाती रही और अपने लाइफ के बारे में मैसेज कन्वे करती रही आगे के जनरेशंस को। एंड इट शोज प्रोफिजन ऑफ एनिमल्स, प्रोफिजन मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, सफिशियंट। यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में एनिमल्स, जानवरों के, बर्ड्स, पक्षियों के, इन मोस्ट विविड, विविड मतलब बहुत ही साफ सुथरे, एकदम क्लियर, स्पष्ट दिखाई देने जो कलर्स में आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी। एंड लाइफ लाइक फॉर्म्स, और ऐसा दिखेंगे बिल्कुल वो जीवंत दिख रही हूँ, एकदम अलाइव दिख रही हूँ, बिल्कुल सामने आपकी पिक्चर चल रही हो। इस प्रकार के पिक्चर्स को वहां पे एडिट यानी कि बनाया गया है। साथ साथ बर्ड्स, एलिफेंट्स, रेनोसर्स, बारासिंघा, स्पॉटेड डियर्स, कैटल्स, स्नेक्स अकाउंट फॉर इट्स वेल डिजर्व नीड, यानी कि जितने भी पिक्चर्स इन सब के बने हैं, आप सभी को इतने अच्छे पिक्चर बने हैं देख करके आसानी से आप इनके नाम को पहचान सकते हैं। इतने बेहतरीन तरीके से पेंटिंग्स इतने हजारों साल पहले की गई थी। एल्सवेयर कहीं कहीं तो सीन्स डेपिक्टिंग, डेपिक्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना, हंटिंग, कहीं कहीं पे तो ये देखने को मिलता है कि वो लोग शिकार कैसे करते थे, ये भी दिखाया गया है। फिशिंग, मछलियों को कैसे मारते थे, फिशिंग कैसे करते थे। एंड फूड गैदरिंग, भोजन किस प्रकार से इकट्ठा करते थे या कैसे करते थे। एज वेल एज कम्युनल डांसेस, और यहां तक कि ये भी उन्होंने वहां पे पिक्चर बनाया हुआ है कि वो लोग आपस में डांस कैसे करते थे। एंड द यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल करते थे। ये पिक्चर्स भी वहां पे आपको गुफा के अंदर देखने को मिलेगी। साथ साथ बर्थ, जब लोगों का जन्म होता था तब किस प्रकार का नजारा होता था। फिनरल, किसी के अंत्येष्टि संस्कार या ब्यूरियल, किसी को दफनाया जा रहा होता था, तो ये सारे पिक्चर्स भी वहां पे हैं। और यही सारी चीजें क्या करती हैं? मेक दीज रॉक सरफेस कम अलाइव विथ 1000 स्टोरीज, जो हजारों कहानियों के साथ इस गुफा को जीवित कर देता है। यानी कि जब आप यहाँ पे जाएंगे, इन सब पिक्चर्स को आप देखेंगे तो न जाने कितनी कहानियां आपके दिमाग में दौड़ेंगी कि उस समय का जीवन कैसे रहा होगा, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते रहे होंगे, क्या लाइफ स्टाइल रही होगी। And recognizable animal figure appear in many scenes as do humans, both single and in group। वहां पे आप हर जगह देखेंगे जो एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, सभी के जो पिक्चर्स बने हुए हैं, इनको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, देख करके समझ सकते हो। और यहाँ तक कि चाहे वो फोटोज या वो पिक्चर सिंगल्स में हो चाहे वो ग्रुप्स में हो, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे डिपिक्ट किया गया, प्रदर्शित किया गया है। 10 इस प्रकार से इंडिकेटिंग दैट सोसाइटी हैड ऑलरेडी इमर्ज्ड इन द पैलियोलिथिक पीरियड, इस प्रकार से हमें ये पता भी चलता है कि पैलियोलिथिक एज में ही समाज का निर्माण हो चुका था। लोग एक समाज के रूप में, एक समुदाय के रूप में रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। साथ ही साथ उन पिक्चर्स के बारे में आगे राइटर क्या बता रहे हैं? द मेसोलिथिक एज दैट बिगन्स अराउंड 8000 ईयर्स BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। वो बताते हैं जो मेसोलिथिक एज जो लगभग 8000 साल BC में स्टार्ट हुआ था, was the time, ये वही समय था when tradition and religious belief based on nature and ecology began to take shape,
यानी उन पिक्चर्स को देख करके लगता था जो ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं होती हैं, जो धार्मिक रीत रिवाज होते हैं, विश्वास होते हैं, बिल्कुल प्रकृति के बेस पर, चाहे इकोलॉजी सिस्टम रहा हो, ये सारा इन सभी का निर्माण जो है 8000 साल पहले ही यानी मेसोलिथिक एज में ही शुरू हो गया था। एंड भीमबेटका पेंटिंग्स बियर्स विटनेस टू हाउ ग्रेट अ सिविलाइजेशन केम इनटू बीइंग। साथ में जो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं, ये इस बात का सबूत लिए हुए हैं कि किस प्रकार से एक बहुत महान सभ्यता उस समय जो है उत्पन्न हो रही थी, डेवलप हो रही थी, किस प्रकार से वो एग्जिस्टेंस में आती है। एंड हाउ इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन क्रूड लाइंस ड्राइंग। क्रूड लाइन्स मतलब होता है गहरे मोटे लाइंस में जो है ड्राइंग्स के माध्यम से इनके फाउंडेशंस को वहाँ पे उनकी पेंटिंग्स की गई है। यानी उस समय जो कल्चर था, जो डेवलप हो रहा था, उनको इन क्रूड पेंटिंग्स यानी गहरे मोटे मोटे पेंटिंग्स के माध्यम से उनके फाउंडेशंस को दिखाया गया। एंड हाउ लेटर जनरेशंस फिल्ड दीज आउटलाइंस विद कलर्स एंड डिटेल्स एंड शार्प आइज एंड लवली इमेजिनेशंस। और इसके बाद की जो पीढ़ियां आई, उन्होंने तो ये जो काम पिछली पीढ़ियों के द्वारा किया गया था, आगे आने वाली पीढ़ियों ने उसे और जीवंत कर दिया। कैसे? उसमें उन्होंने कई सारे आउटलाइंस, कई सारे रंग भर दिए। अगर जहां पर डिटेल्स नहीं थी वहां पर डिटेल्स मेंशन कर दिया। एंड शार्प आई यानी कि उसको और अच्छे से निखार दिया कि आप और आसानी से चीजों को समझ पाएं, और वो पूरा नजारा इस तरह से बना दिया जैसे कि आप सामने से कोई नजारा वास्तव में देख रहे हो। इस प्रकार से उस आउटलाइंस को फिल कर दिया गया। आगे क्या कह रहे हैं? पीपल बिलोंगिंग्स to different evolution time groups use the same rock surface as their canvas। और कह रहे कि जितने भी ये सारे एज, जितने भी ये युग के लोग आए, चाहे पैलियोलिथिक हो चाहे मेसोलिथिक हो, इन सारे सब लोग आते गए अपने अपने समय के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया, हर एक ग्रुप ने इसी सरफेस का इस्तेमाल अपने कैनवास के रूप में किया, यानी कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने इसी रॉक, इसी सरफेस का इस्तेमाल किया। किस प्रकार से, आगे वो बताते हैं। Thus, multiple scenes are either superimposed or drawn alongside। क्योंकि उनका मानना है कई सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जिसको फिर से जैसे गढ़ा गया हो, सुपर इम्पोज किया गया हो, उसके ऊपर कोई और होमवर्क किया गया हो उसकी बातों को और डिटेल में रखने के लिए। और कहीं कहीं तो ये देखने को मिलता है कि कुछ पिक्चर्स के बगल में उससे बेहतर पिक्चर भी बनी हुई है, जिससे देखने को ये लगता है कुछ पिक्चर को देखने के बाद जो अगली पीढ़ी थी बगल में उससे बेहतर पिक्चर, एक क्लियर मैसेज देने के लिए उन्होंने बना दिया। एंड द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट म्यूटेड का मतलब क्या होता है? वो पिक्चर्स जो बहुत पुरानी थी, क्योंकि उस समय डिटेल्स बहुत कम थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, इसलिए उसे मोस्ट म्यूटेड बोला गया है। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट म्यूटेड एंड कॉम्परेटिवली क्रूडर, यानी बहुत जो तो गहरी पेंटिंग्स है जिन पे बहुत ज्यादा गहराई से लाइनों को खींचा गया है, आर यूजुअली क्लोजर टू द रॉक बेस। इस तरीके की सारी पिक्चर्स जो रॉक हैं, वो नीचे के जो एरियाज हैं जहां तक ह्यूमन बींग्स आसानी से पहुंच पाते थे वहां पे बना हुआ है। ये भी इस बात का सबूत है कि इसके बाद जो लोग आए, इसके बाद की जो पीढ़ियां थी, उन्होंने जो पिक्चर्स बनाए उसके ऊपर बनाई, और जो पहले के लोग थे उनके लिए स्पेस था नीचे, वहां पे पिक्चर्स कुछ ड्रॉ नहीं थी, तो उन्होंने वहीं से बनाना शुरू कर दिया था। एंड आगे बताते भी हैं राइटर कि एज द आई ट्रेवल अपवर्ड, नीचे तो जो पिक्चर्स देखने को मिली उसको देख करके क्लियर लगता है कि ये सबसे पुरानी पिक्चर्स है, सबसे पहले जो ह्यूमैनिड्स थे उन्होंने इसको ड्रॉ किया होगा। वो मोस्ट म्यूटेड, वो ज्यादा क्लियर नहीं है, ज्यादा साफ सुथरी नहीं है, ज्यादा डिटेल वहां से नहीं पता चल पा रही, इसलिए उसे मोस्ट म्यूटेड बोला गया। लेकिन जब नजरें ऊपर की ओर जाती हैं, जो विजिटर्स जब और ऊपर चट्टान की ओर देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? द सीन्स आर रिमार्केबल फॉर देयर डिटेलिंग। उनके जो नज़ारे, जो पिक्चर्स बने हैं बहुत ही शानदार बने हैं, बहुत ही अद्भुत बने हैं, क्योंकि उनके जो डिटेलिंग्स हैं बहुत ही अच्छी, यानी कि बहुत आसानी से आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, वहां पे स्पॉटेड डियर्स है, कई सारे डियर्स की फोटोज बनी है। अ गेली डेकोरेटेड हॉर्स, एक बहुत ही अच्छे से हॉर्स को डेकोरेट करके खड़ा किया गया है। एंड अ मैन कैरिंग अ प्लम्ड हैंड हेल्ड इंसाइनिया सिमिलर टू द वंस स्टिल यूज्ड बाय आदिवासी डांसर। और यहाँ पे कुछ एक पिक्चर ऐसी भी बनी हुई है जहां पे कोई वक्त इंसानिया क्या होता है, जिस प्रकार आप लोगों को बेटा स्कूल में ना बैजेस दिए जाते हैं या मेडल्स दिए जाते हैं, एक प्रकार का सिंबल, जैसे कि आपने पुलिस में भी देखा होगा या स्टार्स लगे होते हैं, एक सिंबल होता है कि जो आपके ग्रेड को बताता है, उसे इंसानिया बोलते हैं। वहां पे देखा कई सारे जो लोग हैं जो क्या उनको इंसानिया लिए हुए हैं, यानी कि एक प्रकार का सिंबल लिए हुए जो उनके पद को, कैडेट को बताता है, अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। एक बड़ा सा जो है
प्लम्ड हैंड हेल्ड इंसान, यानी काफी बड़ा सा, कोई छोटा सा नहीं है। और उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आज भी आदिवासी अपने डांस करने में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बगल में कुछ और पिक्चर्स बनी है, कैसे हॉर्स बॉर्न राइडर्स कैरिंग ब्लंट स्टोन्स इंस्ट्रूमेंट, कि बगल में एक और व्यक्ति की पिक्चर है, यानी हॉर्स राइडर्स घोड़े पे बैठे हुए कुछ घुड़सवारों की पिक्चर देखने को मिलती है, जिनके हाथों में ब्लंट यानी जिसमें ज्यादा धार नहीं होती, यानी जो पत्थर की बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार हैं, उनको अपने हाथों में लिए हुए हैं। एंड प्रोग्रेसिवली बोस एंड एरोज, उनके हाथों में तीर और धनुष वगैरह भी है। एंड मास्ड फिगर्स इंगेज इन बैटल, और ढेर सारे जो लोग हैं आपस में युद्ध कर रहे हैं, यानी कि वहां पे युद्ध नीति क्या थी, युद्ध कैसे होता है, यहां तक कि उसको भी उन्होंने पत्थरों पे दिखाया हुआ है। आगे ओवरवेल्म्ड बाय द टैब्लेट्स, टैब्लेट्स मतलब होता है ये जो डिटेलिंग गुफा के अंदर जो भी डिटेलिंग की गई उसे टैब्लेट्स बोला गया है। तो ये जो टैब्लेट्स जब नरेटर ने देखा तो वो भाव विभोर हो गए, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए, इंप्रेस्ड हो गए। सेट आउट बिफोर आइज, कहते जो भी ये नजारा टैब्लेट्स हमारे आंखों के सामने था, इसको देख करके हम लोग भाव विभोर हो गए। आवर स्मॉल पार्टी ऑफ 3, यानी कि वो लोग 3 लोग के ग्रुप में थे, नरेटर जो है 3 जन वहां पे गए थे। सॉट अ क्वाइट कॉर्नर, फिर हमें एक जो है किनारा दिखा जो कि बहुत क्वाइट शांति से भरा हुआ था। टू टेक इन द इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन डिस्प्ले ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस, जहां से सारा का सारा जो दृश्य है हमें बहुत ही क्लियरली दिखा रहा था। यानी कि देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली मतलब होता है इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, यानी जिस प्रकार से जिस ऑर्डर में वो हुए, पूरे ऑर्डर में चीजों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखा गया था, वो सारा कुछ हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा था। यानी कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, जो मानव जो प्रजाति किस प्रकार से वो डेवलप हुई, इतना विशाल जो डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ डिस्प्लेड था, हमारे सामने दिख रहा था, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में हमारे सामने दिख रहा था। हम जो 3 जन थे, हमने क्या किया, स्मॉल पार्टी ऑफ 3 सॉट अ क्वाइट कॉर्नर, हमने टू टेक इन द इनॉर्मिटी, यानी एक हमने कॉर्नर ढूंढा जहां से हम इस पूरे शानदार नजारे को जो ह्यूमन एवोल्यूशन को दिखा रहा था एक प्रॉपर ऑर्डर में हम देख सकें। वी वर हैप्पी, हम बहुत खुश थे। व्हेन वी फाउंड अ लेज, जब हमें एक ऐसी चट्टान मिल गई, एट द फॉर कॉर्नर, एक बिल्कुल दूर पर, जो कि व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट मतलब जहां से आप अंदर और बाहर पूरा नजारा देख सकते हैं। अब नरेटर क्या बता रहे हैं, प्रॉप्ड अप अगेंस्ट अ स्मूथ रॉक सर्फेस। प्रॉप्ड अप का मतलब क्या होता है, किसी स्मूथ सरफेस पे टेक लगा करके सहारा लेकर के खड़े हो जाना। तो कहते हैं कि हम लोग वहां पे पहुंचे और एक चिकने सरफेस पर हम लोग सहारा लेकर के प्रॉप्ड होकर के खड़े हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर वी सैट, यानी कि हम बैठ जाते हैं टेक लगा करके, आगे सैट लिखे यानी बैठ गए। इन कंपेनिएबल साइलेंस, बहुत एकदम शांति के साथ हम लोग वहां पे बैठ जाते हैं। एंड गेजिंग, निहारते हैं। एट द पैच वर्क किल्ड स्प्रेड आउट बाय नेचर, यानी कि जो बाहर का जो नजारा था, पैच वर्क का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि जो आप नेचर को बाहर देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखेगा, कहीं पे आपको पेड़ दिखेंगे, फिर आपको कहीं पे जो है कुछ फसल दिखेगी, कहीं पे कुछ बड़े पेड़ होंगे, कहीं पे कुछ चट्टानें होंगी। तो इस प्रकार से जो है उसे पैच वर्क क्विल्ट, क्विल्ट मतलब रजाई, किसकी रजाई, जो नेचर जो रजाई फैली हुई थी, जो नेचर का नज़ारा जो फैला हुआ था, सुंदर जो नज़ारा था, उसको हम लोग उस जगह पे बैठ करके देख रहे थे कि बाहर का जो सुंदर नज़ारा है वो भी बहुत ही शानदार है। द सेटिंग सन, जब सूर्य, और उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। एंड टर्निंग द फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड टू मोल्टेन गोल्ड्स, और मानो ऐसा लग रहा था कि जो सरसों के जो खेत हैं वो सन उसको पिघले हुए सोने में तब्दील कर रहा था, नहीं बिल्कुल पिघले हुए गोल्ड की तरीके लग रहा था, क्योंकि पूरा हर तरफ गोल्डन सी लाइट बिखरी हुई थी। एंड टेंडर ग्रीन अनराइप, और जो ग्रीन अनराइप जो वाइट वीट, यानी कि जो गेहूं की जो फसल थी जो भी पकी हुई नहीं थी, बिल्कुल सॉफ्ट से दिख रही थी। एंड अल्टरनेटेड विद डार्कर ऑलिव ऑफ स्टेटली सॉल ट्रीज, वहीं पे कहीं ऑलिव की और सॉल की ट्रीज हैं जिनके नीचे वो गेहूं की जो फसल अभी अनराइप बिल्कुल सॉफ्ट से दिख रही है। और फिर जब दूर वो देखते हैं तो आगे क्या मिलता है, द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट इन परफेक्ट हार्मोनी ऑन द डिस्टेंट हॉरिजन। जब कुछ दूर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो आसमान और धरती एक बहुत ही परफेक्ट हार्मोनी के साथ, एक सामंजस्यता के साथ आपस में मिल रहे हो। बेसिकली ऐसा होता है जब कभी भी आप बहुत दूर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आसमान और पृथ्वी कहीं भी दूर पे जाकर के मिल जा रहे हो, और वो नज़ारा बहुत ही शानदार था। अब देखिए, जस्ट एज वी वर विजुअलाइजिंग,
जब हम लोग इस शानदार नज़ारे को देख रहे थे और इमेजिन कर रहे थे हाउ अटरली मैजिकल द व्यू फ्रॉम आवर लेज, जिस चट्टान पे हम बैठेंगे यहाँ से नज़ारा कितना जादुई भरा होगा, कितना मज़ेदार होगा, वुड बी ड्यूरिंग द रेन्स, जब बारिश का मौसम आएगा, एंड मेकिंग प्लान्स टू कम अगेन ड्यूरिंग मानसून, और हम मन ही मन प्लान बना रहे थे कि मानसून में यहाँ पे हम फिर से आएंगे। द स्टिलनेस वॉज स्नैप्ड, और तभी क्या हुआ, जो शांति का माहौल वहां पे गुफा के अंदर था, तभी वो शांति का माहौल स्नैप्ड हो जाता है, छिन जाता है, यानी कि शोर शराबा शुरू हो जाता है इन द रूडेस्ट मैनर पॉसिबल, बिल्कुल ही बहुत ही रूड, बहुत ही बेकार तरीके से वहां का सन्नाटा शांति भंग हो जाती। क्यों भंग हो जाती है? क्योंकि द ग्रेट इंडियन टूरिस्ट अराइव्ड अनबाइडेड, क्योंकि बिना परमिशन के अचानक से वहां पे कई सारे इंडियन टूरिस्ट वहां पे आ गए थे। लाइक द प्रोवर्बियल बुल इन चाइना शॉप, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चाइना शॉप में कोई जो फ्रीली जो बुल होता है, चांद होता है, वो आ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके, और पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है, उसी प्रकार से वो लोग आ गए और हम लोगों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। प्रोसीडेड टू हैव लॉन्ग एंड लाउड कन्वर्सेशन ऑन हिज सेलफोन, राइटर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग अपने सेलफोन्स पे लंबे लंबे और बहुत तेजी तेजी से बातें कर रहे थे, एंड दस शैटरिंग द साइलेंस, इस प्रकार से उस सन्नाटे को भंग कर रहे थे। दैट वी हैड बीन रेवलिंग इन, और वो सन्नाटा जिसका हम लोग रेवलिंग इन मतलब आनंद ले रहे थे, एंड सुप्रीमली अनअफेक्टेड बाई आवर ग्लेयर्स, और वो लोग ऐसे थे, हम लोग उनको आंखें भी दिखा रहे थे बट उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा था। यहां तक कि पॉइंटेड यानी कि हम लोग शी करके हमने उनको शांत कराने की भी कोशिश की, बट ही कंटिन्यूड एन एंडलेस मोनोलॉग इन हिज बूमिंग वॉइस स्टिल फाइनली वी कंसीडर्ड डिफीट, और तब तक वो अपने उस मोनोटोनस बोरिंग आवाज में शोर शराबा करते रहे जब तक कि हम लोगों ने आखिरकार कंसीडर्ड डिफीट यानी हार नहीं मान ली, एंड चूज टू गेट अप एंड लीव, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। बट नथिंग एंड नो बडी कुड टेक अवे द एव वी कैरीड होम विद अस, लेकिन वो कहते ठीक है, भले उन लोगों ने हमें डिस्टर्ब किया, लेकिन जो आनंद हम लोगों ने वहां पे लिया, जो एक्सपीरियंस, जो एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस हमें मिला, वो जो हम घर लेकर के गए, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। एन एव, एक ऐसा एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस, एक ऐसा आनंद दैट स्टिल मेक्स मी ब्रेक आउट इन गूज बम्स, जो अभी भी मेरे अंदर गूज बम्स यानी कि मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं, एज आई विजुअलाइज भीमबटका इन माई माइंड आइज, जब मैं अपने मस्तिष्क रूपी आंखों से जब मैं भीमबटका के बारे में सोचता हूं तो वहां का जो आनंद था, वो आनंद आज भी मेरे गूज बम्स मेरे अंदर ला देते हैं, यानी कि मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। विद दिस डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा भी होगा तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद डेफिनेटली आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आने लग जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोग करिए। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा कमेंट के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपकी उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगा। और हाँ, मैं चाहूंगा अगर आप मुझे मोटिवेशन भी करना चाहें तो आप थैंक्स स्टिकर के माध्यम से आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप थैंक्स स्टिकर्स भी भेज सकते हैं। चलिए खैर, इस वीडियो के यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।